प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज तीसरे लेक्चर में हम बात करेंगे भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन की। इससे पहले के दो लेक्चर्स में हमने चर्चा करी थी कि भुगतान संतुलन की अवधारणा क्या होती है, उसके कौन कौन से घटक हैं, उसका महत्व क्या है, और उसके बाद हमने चर्चा करी थी कि भारत में भुगतान संतुलन की वर्तमान में क्या स्थिति है, यानी जो उपलब्ध आंकड़े थे उसके अनुसार क्या स्थिति है। आज के तीसरे लेक्चर में हम बात करेंगे भारत में भुगतान संतुलन के साथ साथ व्यापार संतुलन, जिसमें भुगतान संतुलन भी शामिल है। उसको लेकर के हम बात करेंगे कि यह अवधारणा क्या है, व्यापार संतुलन किसे कहते हैं, और व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में क्या अंतर है। तो जैसा आपको मालूम है, जैसा हमने चर्चा भी करी थी कि व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन दोनों किसी भी देश की आर्थिक स्थिति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इनसे किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। यहाँ हम चर्चा करेंगे व्यापार संतुलन क्या है। व्यापार संतुलन को सरल शब्दों में यदि कहा जाए तो व्यापार संतुलन, जिसको बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहा जाता है, यह किसी भी देश के व्यापार का कुल मूल्य होता है। यानी कुल निर्यातों में से आयात को घटाने पर जो शेष बचता है उसके आधार पर इसकी गणना की जाती है। किसी देश के भुगतान संतुलन की गणना में व्यापार संतुलन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह देश के आर्थिक विकास के लिए एक बहुत बड़ा पैमाना है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि देश का व्यापार किस दिशा में जा रहा है। भारत का व्यापार संतुलन वर्ष दर वर्ष उसका स्वरूप बदलता रहता है। इस संबंध में भारत के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि व्यापार संतुलन की क्या स्थिति है। भारत के आर्थिक विकास का मूल्यांकन मुख्य रूप से अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और चीन के साथ भारत के व्यापार के माध्यम से किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने सितंबर 2019 में 36.89 अरब अमेरिकी डॉलर का आयात किया, जो अगस्त 2018 के मुकाबले 13.85% कम था। वहीं सितंबर 19 में 26.03 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात हुआ, जो सितंबर 2018 में हुए 27.87 अरब अमेरिकी डॉलर के निर्यात की तुलना में 6.5% ऋणात्मक वृद्धि को दर्शाता है। किसी देश का व्यापार संतुलन दर्शाता है कि कैसे कोई देश किसी विदेशी मुद्रा को अर्जित करता है और बाद में उसे कैसे व्यय करता है। व्यापार संतुलन के मार्फत ये जानने का प्रयास होता है कि देश विदेशों से मुद्रा कैसे अर्जित करता है और उसका किस तरह से उपयोग किया जाता है, उसको कैसे खर्च किया जाता है। इसलिए व्यापार संतुलन से देश की अर्थव्यवस्था की तस्वीर साफ होती है। साथ ही इस व्यापार संतुलन का दूसरे क्षेत्रों के लिए क्या महत्व है, इस पर भी हम यहाँ विचार करेंगे कि व्यापार संतुलन एक महत्वपूर्ण घटक होता है। यह आर्थिक विश्लेषकों को विदेशों में बेचे जाने वाले सामानों की संख्या और भारतीय नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन राष्ट्रों से खरीदे गए सामानों की संख्या का अनुमान लगाने में मदद करता है। माल का आयात और निर्यात करने से दो स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। आप समझ गए होंगे कि व्यापार संतुलन के अंतर्गत आयात और निर्यात जैसी मदें शामिल हैं, और इन दोनों मदों के आधार पर व्यापार का अंदाज़ा किया जाता है, व्यापार की गणना की जाती है कि व्यापार अनुकूल है या प्रतिकूल है, या घाटा है या अधिशेष है। यहाँ जैसा मैंने कहा कि आयात और निर्यात करने से दो स्थितियाँ पैदा होती हैं। एक है व्यापार संतुलन में घाटा, यानी जब किसी देश के आयातों का मूल्य निर्यातों के कुल मूल्य से अधिक होता है
तो इससे उस देश के व्यापार को घाटा होता है और इससे व्यापार संतुलन में भी घाटा प्रदर्शित होता है, घाटा दर्शाया जाता है। आयात अधिक होने से देश में विदेशी मुद्रा की कमी हो जाती है, क्योंकि जब हम आयात करते हैं तो उसके बदले विदेशी मुद्रा का भुगतान दूसरे देशों को करते हैं और इससे विदेशी मुद्रा का कोष कम होता है। उससे देश के आर्थिक स्थिति पर भी विपरीत असर पड़ता है और विकास के लिए समुचित राशि उपलब्ध नहीं हो पाती है। दूसरी स्थिति है व्यापार संतुलन अधिशेष। अधिशेष सरप्लस, यानी यह तब होता है अधिशेष जब किसी देश में निर्यात का मूल्य देश के आयात के कुल मूल्य से अधिक हो, यानी देश निर्यात अधिक करे, आयात कम करे, इससे व्यापार संतुलन अधिशेष होता है। इस तरह से व्यापार संतुलन अन्य देशों की तुलना में देश की आर्थिक स्थिति को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। व्यापार संतुलन को देश के चालू खाते का एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन का विश्लेषण करते समय व्यापार संतुलन खाता भुगतान संतुलन के लिए सबसे बड़ा कारक होता है। व्यापार संतुलन का उपयोग देश में विदेशी निवेश की स्थिति के आधार पर देश की आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता का भी अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। जैसा मैंने कहा कि इससे देश की आर्थिक स्थिरता, देश की राजनीतिक स्थिरता का भी पता चलता है। इसलिए व्यापार संतुलन का अधिशेष होना या व्यापार संतुलन का घाटा होना किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत मायने रखता है। हर देश का प्रयास होता है कि व्यापार संतुलन में घाटा ना हो, बल्कि व्यापार संतुलन अधिशेष में हो, निर्यात अधिक हो, आयात कम हो, ताकि देश में आर्थिक क्रियाएं समुचित रूप से होती रहें और देश की अर्थव्यवस्था स्थिर रहे। अब हम बात करते हैं व्यापार संतुलन के प्रकार, यानी कौन कौन से प्रकार हैं। व्यापार संतुलन के दो तरह के प्रकार हैं। पहला है अनुकूल व्यापार संतुलन और दूसरा प्रतिकूल व्यापार संतुलन। पहला अनुकूल यानी फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। अनुकूल व्यापार क्या होता है? अनुकूल व्यापार वो होता है जब किसी देश का निर्यात उसके आयातों से अधिक हो। पहले भी हमने कहा व्यापार अधिशेष में कि जब निर्यात अधिक हो, आयात कम होते हैं, तो उससे देश के व्यापार संतुलन अनुकूल कहलाता है। ज़्यादातर देश यही चाहते हैं कि उनके यहाँ अनुकूल व्यापार संतुलन बना रहे और इसके लिए वो विभिन्न तरह के उपाय भी करते हैं। ये आवश्यक है कि देश का व्यापार संतुलन अनुकूल बना रहे, उससे देश की अर्थव्यवस्था में स्थिरता रहती है। और ऐसा इसलिए भी किया जाता है क्योंकि यह विदेशी राष्ट्रों को अधिक उत्पाद बेचकर लाभ कमाने में मदद भी करता है। अनुकूल व्यापार संतुलन वाले देशों में लोगों के जीवन स्तर को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है और लोगों की आय को बढ़ाने में, लोगों का जीवन स्तर समुचित रूप से ऊंचा उठाने में मदद मिलती है जब अनुकूल व्यापार संतुलन होता है। दूसरा है प्रतिकूल। प्रतिकूल जैसा नाम से जाहिर है कि जब आयात अधिक हो, निर्यात कम हो, तो ऐसी स्थिति में व्यापार संतुलन प्रतिकूल हो जाता है। इससे क्या होता है? इससे व्यापार घाटा बढ़ता है और व्यापार घाटा बढ़ने से देश की आर्थिक स्थिति डावाडोल होती है, विकास के लिए पैसा कम होता है और उससे और अनेक तरह के आंतरिक और बाह्य प्रभाव भी अर्थव्यवस्था पर पड़ते हैं। और व्यापार घाटे वाले देश में होता ये है कि वहाँ का जो अधिकांश कच्चा माल है वो निर्यात होता है और बड़ी संख्या में वो उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों का आयात करते हैं और इसके कारण देश की अर्थव्यवस्था विदेशों पर अधिक निर्भर हो जाती है। उत्पादन ठप पड़ जाता है, रोजगार ठप पड़ जाता है और इससे आर्थिक स्थिरता में कमी आती है या आर्थिक स्थिति डावाडोल होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि व्यापार संतुलन की गणना कैसे की जाए, यानी व्यापार संतुलन का आकलन कैसे हो।
व्यापार संतुलन का आकलन करने के लिए एक समीकरण है x माइनस एम इज इक्वल टू टी बी। टी बी का मतलब है ट्रेड बैलेंस, व्यापार संतुलन। x का मतलब यहाँ निर्यात से है, m का मतलब यहाँ आयात से है। अर्थात जब निर्यात अधिक हो और आयात कम हो, आयातों में से निर्यातों में से आयातों को घटा दें, और जब यह अनुकूल हो तो उसे व्यापार संतुलन कहा जाता है। किसी देश द्वारा अपने देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को किसी दूसरे देश में बेचा जाना निर्यात कहलाता है। कोई भी देश भौतिक वस्तुएं जैसे कपड़ा, जूते, धातु, खाद्य पदार्थ आदि, साथ ही सेवाएं जैसे बैंकिंग है, बीमा है, व्यवसाय है, सॉफ्टवेयर सेवाएं हैं, वो निर्यात करते रहते हैं। वहीं आयातों से तात्पर्य दूसरे देशों से वस्तुओं का मंगाया जाना है। और इस तरह से जब आयात निर्यात दोनों का अंतर ज्ञात करते हैं तो उस अंतर के आधार पर व्यापार की गणना होती है, व्यापार संतुलन की गणना होती है। यदि निर्यात अधिक होते हैं तो व्यापार अधिशेष होता है, यदि आयात अधिक होते हैं तो व्यापार में घाटा होता है। इस तरह से इसकी गणना की जाती है। अब हम बात करते हैं कि व्यापार संतुलन के कौन कौन से घटक हैं। मोटे तौर पर व्यापार संतुलन के 3 घटक हैं, 3 तत्व हैं जिनसे मिलकर ये बनता है। कैसे, यहाँ ये बता देना उचित होगा कि भुगतान संतुलन की तरह यहाँ पर भी ये घटक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पहला घटक है चालू खाता, यानी चालू खाते का उपयोग राष्ट्रों के बीच माल की आमद और बहिर्वाह को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। चालू खाते में सभी निर्यातित और आयातित सामानों का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसमें कच्चा माल और निर्मित सामान शामिल होते हैं, अर्थात सभी प्रकार के लेन देन को इसमें शामिल किया जाता है। समझ गए होंगे आप कि चालू खाते में सब तरह के निर्यात और सब तरह के आयातित जो सामान है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। और इसमें कच्चा माल भी शामिल है, इसमें कच्चे माल से जो सामान निर्मित किया जाता है वो भी शामिल है। इस प्रकार इसमें सभी प्रकार के लेन देन शामिल होते हैं। दूसरा है वित्तीय खाता। वित्तीय खाते के अंतर्गत विदेशी संपत्ति के घरेलू स्वामित्व और घरेलू संपत्ति के विदेशी स्वामित्व के परिवर्तन का मूल्यांकन करने के लिए वित्तीय खाता महत्वपूर्ण होता है। जब विदेशी स्वामित्व और घरेलू स्वामित्व की तुलना में अधिक होता है, अर्थात जब विदेशी स्वामित्व घरेलू स्वामित्व की तुलना में अधिक होता है तो इसके परिणाम स्वरूप वित्तीय खाते में घाटा होता है। और इस प्रकार वित्तीय खाते में हुए बदलाव का ये विश्लेषण बताता है कि देश संपत्ति बेच रहा है या खरीद रहा है, यानी विदेशी स्वामित्व अधिक है या घरेलू स्वामित्व अधिक है। इस वित्तीय खाते में इस बात को दर्शाया जाता है। इसके बाद बात आती है पूंजी खाता। पूंजी खाता ये वह खाता है जो दो देशों के बीच वित्तीय लेन देन को मापता है। इसको पूंजी खाते के रूप में इसलिए जाना जाता है कि इसमें वित्तीय लेन देन शामिल किए जाते हैं, इसमें करों को शामिल किया जाता है, इसमें और अन्य तरह के जो व्यापार के बाद से संबंधित सेवाओं से संबंधित जो लेन देन होते हैं उसको शामिल किया जाता है। इस तरह से ये पूंजी खाता कहलाता है। ये 3 घटक हैं व्यापार संतुलन के। इसके बाद बात करते हैं कि व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में क्या फ़र्क है, अंतर क्या है। जैसा कि परिभाषा हम देख चुके हैं कि व्यापार संतुलन का मतलब इसमें जो आयात और निर्यात की मदें इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। व्यापार वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए संदर्भित करता है, लेकिन जब वैश्विक स्तर पर वस्तुओं की खरीद और बिक्री की बात आती है तो इसे आयात और निर्यात के रूप में जाना जाता है। और यही आयात निर्यात मिलकर के व्यापार संतुलन को बनाते हैं। व्यापार संतुलन के साथ दूसरा है भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन क्या है? भुगतान संतुलन का तात्पर्य, जैसा हमने ऊपर भी पहले चर्चा करी है, कि इसके अंतर्गत दो देशों के बीच व्यापार से संबंधित, सेवाओं से संबंधित जो अंतिम भुगतान होता है, जो वित्तीय लेन देन होता है, उसको सम्मिलित किया जाता है।
शेष राशि का भुगतान खातों का एक समूह है जो भुगतान दुनिया के शेष देशों के साथ एक विशेष अवधि में देश द्वारा किए गए सभी वाणिज्यिक लेन देनों को पहचानता है। ये देश द्वारा वैश्विक स्तर पर सभी मौद्रिक लेन देन का रिकॉर्ड रखता है जो वर्ष के दौरान वस्तुओं और सेवाओं और आय पर इसका प्रभाव भी होता है। इस तरह से इस भुगतान संतुलन में भी 3 घटक शामिल होते हैं। पहला है चालू खाता, दूसरा पूंजी खाता और तीसरा वित्तीय खाता। तो ये इसमें घटकों के आधार पर इसको परिभाषित किया जाता है या इसके स्वरूप को निर्धारित किया जाता है। अब इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, जैसा कि परिभाषा से जाहिर है कि इन दोनों के बीच में मुख्य अंतर इस तरह से है। पहला है किसी विशेष अवधि के दौरान देश के अन्य देशों के साथ किए गए आयात और निर्यात को रिकॉर्ड करने वाला एक बयान व्यापार संतुलन के रूप में जाना जाता है। भुगतान संतुलन एक समय के दौरान देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए सभी मौद्रिक लेन देनों को लेता है। यानी भुगतान संतुलन में मौद्रिक लेन देन है तो आयात और व्यापार संतुलन में आयात और निर्यात की मदें हैं वो शामिल होती हैं। व्यापार का संतुलन केवल भौतिक वस्तुओं के लिए है जबकि शेष राशि भुगतान भौतिक और गैर भौतिक वस्तुओं पर नज़र रखता है। इस तरह से तीसरा जो अंतर है, शेष राशि का भुगतान पूंजी प्राप्तियों या भुगतानों को दर्ज करता है लेकिन व्यापार संतुलन इसमें शामिल नहीं होता है। व्यापार संतुलन एक अधिशेष घाटा दिखा सकता है या इसे संतुलित भी किया जा सकता है। दूसरी ओर भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित रहता है। व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का एक प्रमुख खंड है, यानी ये उसका एक भाग है और इस तरह से व्यापार संतुलन देश की आर्थिक स्थिति का एकमात्र आधा चित्र प्रदान करता है। इसके विपरीत भुगतान संतुलन देश के संपूर्ण चित्र को दर्शाता है। इस तरह से कहने का तात्पर्य इनके बीच ये आधार के मुख्य कारण हैं। इसके बाद हम अगला टॉपिक लेंगे। 3 लेक्चर यहाँ तक हो चुके हैं जिसमें हमने भुगतान संतुलन की बात करी, उसकी अवधारणा की बात करी, हमने उसके घटकों की बात करी, भारत में भुगतान संतुलन की स्थिति क्या है उसकी बात करी और व्यापार संतुलन की बात करी और साथ ही हमने इन दोनों के बीच में क्या अंतर है इनकी बात करी। अब अगले लेक्चर में हम लेंगे अगला टॉपिक। धन्यवाद।